और दादा लक्ष्मी का नाम आते ही हरियाणा का हर व्यक्ति जो है अदब से सर झुका लेता है। मैं ये कहूंगी जुबैर की अगर मिल गया तो वो इश्क है ही नहीं, वो इश्क है नहीं, ये सच्चाई है। इश्क वही ये माना जाता है कि कमाएगा पुरुष ही, और महिलाएं जो भी कर रही हैं भाई शौक पूरा कर रही हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जुबैर अहमद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट शो उन्स में। और जो हमारी आज की गेस्ट है वो एक बहुत ही फेमस राइटर है, एक बहुत ही फेमस एंकर है और बहुत ही फेमस हरियाणा की जानी मानी जो है एक्ट्रेस हैं, और यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी काफ़ी नाम कमा चुकी हैं। तो मैं आपको उनसे रूबरू कराने जा रहा हूँ, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी मैम। अल्पना जी, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं मैम आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम जी। और मैम आज जो है आपकी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, कुछ हमारी ऑडियंस है वो भी आपके बारे में जो है जानना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के जो है मैसेज आए थे कि मैम को जो है आपके पॉडकास्ट शो में बुलाया जाए, तो वही हमने कोशिश की, आज आपको बुलाया और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी बात पर आ भी गए। नहीं। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप एक काफ़ी फेमस जो है, काफ़ी नोन जो हैं लेखिका हैं, लोग आपको जानते हैं, काफ़ी अच्छा जो है आप लिखती हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने जो है एक बुक भी लिखी है जी। तो पहले तो मैं उस बुक से जो है तेरे मेरे लब की बात आई थी। हाँ जी। तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ अशार जो हैं उसमें से ही हमको सुना दीजिए। जी। ये पुस्तक है जुबैर जी, तेरे मेरे लब की बात। क्या बात। और ये जो है मेरी पहली पुस्तक है गजलों की। जी मैम। और ये तेरे मेरे लब की बात, इसका शीर्षक जो है, चूंकि ये मेरी बहुत ऐसी सिग्नेचर गजल रही कि मंचों पर मुझे बहुत पहचान दिलाई इस गजल ने, तो उसी में से चंद अशार आपकी नजर करती हूँ, देखिएगा। तेरे मेरे लब की बात, तेरे मेरे लब की बात, कैसे कैसे बन गई सबकी बात। तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात। और ध्यान दीजिएगा कि मैंने चाहा तब की बात, मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया। कि मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। और याद है उसको आज का दिन, याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात। और छीन के मुझसे ये दुनिया, छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। और हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें होती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, कि फिर पंचायत बैठ गई, फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। अरे वाह। फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। अपनापन खो बैठोगे, अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात। बहुत प्यारा लिखा हुआ है। अच्छा मैम, जैसे कि हमें मालूम है आपके बारे में, आपने काफ़ी कवि सम्मेलन और काफ़ी मुशायरे जो आपने पढ़े हैं और बड़े बड़े नाम भी आते हैं कि आपने उनके साथ जो है स्टेज शेयर किया है। तो कभी आपने उनको ये सब सुनाया हो, उनकी कोई प्रक्रिया रही हो, कुछ ऐसा कोई वाक्य जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल। मेरा सौभाग्य रहा कि साहित्यिक जगत के शीर्षस्थ लोगों के साथ मुझे मन साझा करने का अवसर मिला। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की स्मृति को सबसे पहले नमन करती हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु भी रहे। मैंने उनके निर्देशन में PhD की, और साथ ही साथ मेरे साहित्यिक गुरु दीपक नगाइच रोशन सर जो उदयपुर से हैं, उनके मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी जो है सीखा। और मुनव्वर राणा साहब, राहत साहब, सभी के साथ जो है मुझे अवसर मिला। दीक्षित धनकोरी जी, मतलब गाहे बगाहे अवसर मतलब उनके साथ मिलते रहे हैं। और एक तो कहन को लेकर के बड़े खुश होते हैं, और जब ऐसे सिद्धस्थ लोग आपकी अनुशंसा करें, तारीफ करें, तो यकीनी तौर पर उत्साह और मनोबल बहुत बढ़ता है। और मेरी इस गज़ल के हर अशार पर, चाहे वो परवाज साहब हों, चाहे राहत साहब हों, जो भी हैं, सबकी बहुत दाद मिली है। ये मेरी खुशनसीबी मानती हूँ मैं, और अल्लाह का करम है कि ये नेमत मुझे मिली। बहुत खूब मैम, बहुत अच्छी बात है। और उनको पसंद आना यानी कि वाकई में बात है। अच्छा मैम, जैसे कि मैं
जानता ही हूँ कि आप एक गुज्जर फैमिली से बिलोंग करती हैं जी और ये माना जाता है कि मतलब गुज्जरों का थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहता है कि इस मामले में जो जी पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा हाँ सा मतलब पहले अब तो पढ़ते हैं सभी माशाल्लाह सभी जी काफी अच्छे नून्स पे पोस्ट पे भी हैं, बट पहले थोड़ा सा हम्म, इशू रहता था। तो आपके मतलब बचपन की बात अगर मैं जानना चाहूँ, आपको कब से लिखने का शौक लगा जी और उस वक्त क्या क्या परेशानियां आई, घर वालों ने रोका, क्या हम्म। कहा क्या नहीं कहा, या फिर आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड? जी असल में मेरा यहाँ भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री निर्दोष हेसारी जी हरियाणा के ख्यातिनाम साहित्यकार रहे जी और मम्मी भी शिक्षित थी। ये मेरे लिए दूसरा सौभाग्य रहा। और जब आंखें खोली उस घर में तो चारों तरफ किताबें ही किताबें थी। अरे क्या घर में अच्छी खासी लाइब्रेरी है और विश्व भर का चुनिंदा साहित्य वहां पर रखा हुआ है। जी तो बचपन से ही किताबों से खुद को घिरे हुए देखा और भाषा की नफासत और नजाकत मैंने वहीं से सीखी, भाषा के इस्तेमाल की। हालांकि ऐसा नहीं है कि गुर्जर समुदाय में होने के बाद हम कटे हुए थे उस परिवेश से। मोहल्ला हमारा पूरा गुर्जरों का ही था, जहाँ खूब गाय भैंस और सब बिल्कुल क्या बात है। जो असली जो होता है हम देसी लोगों माहौल का, जो हाँ हमारा बिल्कुल होता है। वही रहता था। और ऐसा माहौल था जुबैर जी कि अगर हम हिंदी में बात करते थे तो मतलब वो कि गणी हरियाणा गणी अंग्रेज न बने। ये होता है, मैम अक्सर तो होता ये है। होता था। और आज से चूंकि शादी को मेरे 20 साल हो गए हैं जी और उस समय में मैं आकाशवाणी में भी कर रही थी, जी दूरदर्शन में भी कर रही थी और साथ ही साथ दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पत्रकार हुई। और जी रात को 1:30 बजे उस मोहल्ले में एक कवारे बच्चे का वापस आना जी, और उन लोगों का यकीन, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत रही। ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट बहुत रही बड़ी आपकी। बात रही क्योंकि डैडी का देहावसान 1990 में हो गया था जी और बिना पिता की बच्ची, और माँ का भी यकीन बहुत मायने रखता है कि मम्मी ने भी कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं रोका। और पत्रकारिता में भी मैं पूरा पूरा दिन अच्छी अच्छी कवरेज करने के लिए घूमती रहती थी। तो बहुत सारा सहयोग रहा पूरे परिवार का और पूरे गुर्जर समुदाय का भी मैं कहूँगी। क्या बात और उस जमाने में पत्रकार होना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में सब जगह होना, मतलब ये है कि दौलत घर वालों ने पूरा विश्वास किया आप जी पर, आप और आप जो है उस विश्वास पर जो है खरी उतरी हैं। जी आपने पूरी उनको कोशिश रही। करके दिखाया है। जी और अच्छा मैम, जैसे कि अभी आपने आकाशवाणी की बात की, तो इसका मतलब है कि आप पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं और आप एक अच्छी होस्ट भी हैं, एंकर हैं, जो कि आप काफी बड़े बड़े मुझे मालूम है कि आपने हरियाणवी फिल्म फेस्टिवल, जी जी बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल, जितने भी काफी बड़े बड़े फेस्टिवल्स हुए हैं और काफी कवि सम्मेलन में, मुशायरों में आपने जो है निजामत की है जी जी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और लोग जो है काफी पसंद भी करते हैं जी आपको उसमें। तो जब मतलब और उस वक्त में मैंने देखा है कि बड़े बड़े शायर भी और फिल्म फेस्टिवल में बड़े बड़े एक्टर लाइक मनोज वाजपेयी सर हुए, राजपाल यादव जी उनके सर हुए, सामने है ना, जी पूनम ढिल्लो मैम हुई, सबके साथ आपने जो है मंच जो है साझा किया है। जी जी तो उस वक्त कुछ डर लगता है, कुछ डर महसूस होता है, या फिर वही जैसे कि आप बेबाक शुरू से रही हैं वैसी ही रहती हैं? मुझे ना शायद माइक से और मंच से प्रेम है। अरे इश्क क्या है। बात है, इश्क जरूरी है। तो जी जी, जितनी ज्यादा गैदरिंग होती है, जितने ज्यादा लोग होते हैं, मुझे उतना आनंद आता है। क्या बात है। मंच पे जाकर के मैं अपने आप को बिल्कुल अलग पाती हूँ, अक्सर मैंने महसूस किया है। और हालांकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले थोड़ा सा ये एक स्वाभाविक है और हर कलाकार के मन में ये दुख रहनी चाहिए, थोड़ा सा एक डर कि इतने बड़े गेस्ट आ रहे हैं सब। लेकिन मंच पर चढ़ने के बाद फिर मैं शायद बिल्कुल, मुझे मोहब्बत है तो मैं शायद उस मोहब्बत में डूब जाती हूँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद आपके सामने भाषा के धुरंधर बैठे हैं, आपके सामने अभिनय क्षेत्र के धुरंधर बैठे हैं और वो लोग आकर के मंच से जब कहें कि कमाल बोलती हैं आप, तो वसूल हो जाता है सच में। अच्छा मैम, जैसे कि ये जो सफर रहा आपका हरियाणा से लेके बॉलीवुड तक का, क्योंकि बॉलीवुड में जाके वहां पे प्रोग्राम को होस्ट करना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जी। तो उस बीच कुछ बाधाएं आई या ये क्या कि बॉलीवुड वालों को यहीं से पसंद आ गया तो उन्होंने खुद बुला लिया? जी, इसके लिए मैं जो है आदरणीय यशपाल शर्मा सर, जो कि मेरे अभिनय गुरु भी हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि एक मंच पर संचालन करते हुए ही उन्होंने मुझे देखा था और तभी उन्होंने कहा था कि आप आगे जुड़िए टीम में और साथ रहिए। और मुझे अभिनय क्षेत्र में लाने वाले भी वही हैं, फिल्मों में अभिनय में। पहली फिल्म उन्होंने ही मुझे दी थी। और जी और उसके बाद जो है एसपी चौहान द स्ट्रगलिंग मैन, जिमी शेरगिल जी उसमें थे मेन किरदार और यशपाल जी भी थे उसमें। मुझे एक छोटी सी संक्षिप्त सी भूमिका मिली थी, छोटी बहुत होती है वो, बस कमाल दिखाने के लिए उतनी काफी होती है
कि ये यकीन कमाल का था सर का कि उन्होंने कभी मुझे थिएटर करते देखा नहीं था जी लेकिन उन्होंने ये अवसर दिया, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती उनके इस जी यकीन को। और उसके बाद जो है दादा लक्ष्मी फिल्म में भी उन्होंने दिया और उनका ही प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म जी फेस्टिवल जी जी जिसके मुंबई में कार्यक्रम होते हैं और जी उन्हीं के आयोजन में जाती हूँ मैं। तो दादा लक्ष्मी से मैम मुझे याद आया उस जी मूवी से काफी अवेटेड मूवी रही है वो जी हरियाणा जी की, जी और एक हरियाणा के लिए जो है एक अलग मुकाम ही वहां से बना है जी दादा लक्ष्मी मूवी से। उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि एक तो थी आपकी शादी से पहले की लाइफ, जी ठीक है, आपके मतलब आपके फैमिली वालों ने आपको कभी कोई मना नहीं किया, हाँ आप जी जो है बेबाक रही हैं। तो शादी के बाद जब आप इस फील्ड में रही हैं, आपने कंटिन्यू किया, तो वहां पे कोई इशू आया ससुराल की साइड से, कुछ आया हो? नहीं, थोड़ा समय तो लगता है खैर सामंजस्य में, लेकिन जी ये है कि इस मामले में मैं अपने पति के प्रति बहुत कृतज्ञ रहती हूँ कि वो समझते हैं, क्योंकि देखिए आपने जो काम किया अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप कुंठित होंगे और कुंठित होंगे तो कुंठा घर पर ही निकले। बिल्कुल बिल्कुल, मन में जो है जी रह जाती है चीज। जी जी, तो इसीलिए वो समझते हैं शायद मेरी फ्रस्ट्रेशन को और उसको, और उन्होंने देखा है, वहां गए थे जब भी, जितनी बार भी, बल्कि एक बार दूरदर्शन का इनॉग्रेशन फंक्शन था तो सुषमा स्वराज जी आई थी, जी वहां भी मैंने मंच संचालन किया था। बशीर बद्र साहब आए थे, उनका भी इंटरव्यू दिया था और मंच संचालन किया था। तो मतलब इन्होंने अपनी आंखों से देखा, आकाशवाणी गए हैं, दूरदर्शन गए हैं, तो उन्हें ये लगता था कि यहाँ, जैसे शादी मेरी गांव में हुई थी तो तब छूटा था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर इनकी कोशिशों से और उत्साहवर्धन से धीरे धीरे से, और जिन दिनों मेरा छूटा उन दिनों का सदुपयोग मैंने इस तरह से किया कि मैंने अपनी थीसिस कंप्लीट की, मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट की, कि वो भाषा ना छूट जाए, वो रवानगी ना छूट जाए। तो कुछ पढ़ने का मौका मिला और मैंने 20 गीतकारों पर काम किया था। अरे क्या बात हिंदी मंच के 20 गीतकारों पर, और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के निर्देशन में। तो हरिवंश राय बच्चन जी से मंच शुरू हुए थे, वहां से परंपरा लेकर आज तक जो मंचों पर कर रहे हैं उन सब पर किया। अरे क्या बात है मैम। तो मैम फैमिली के लिए कुछ लिखा हो आपने कुछ, या फिर किसी के शेर जो है आपके मन में आते हो अक्सर, उनको सोच के आप अपनी फैमिली का जो है धन्यवाद करती रहती हो, कुछ ऐसा हो? बिल्कुल, देखिए जब कोई महिला घर से निकलती है तो वो पूरा परिवार साथ लेके निकलती है, वो परिवार छूटता नहीं है उसके जहन से। और मैं जब निकलती थी तो अक्सर एक तो ये शेर मेरे जहन में रहता था कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, हाय हाय, बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, चल पड़ी तन्हा भी घर तो कारवां हो जाऊंगी। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। और छीन कर मेरा कलम तुमको मिलेगा कुछ नहीं, छीन कर मेरा कलम, छीन कर मेरा कलम तुमको मिलेगा कुछ नहीं, मैं मगर है दोस्त मेरे बेजुबां हो जाऊंगी। क्या बात है। और वक्त की दहलीज पर करके नुमाया मैं निशान, हाँ, वक्त की दहलीज पर करके नुमाया मैं निशान, आने वाली पीढ़ियों की दास्तां हो जाऊंगी। बहुत खूब बहुत खूब मैम। तो जब एक माँ काम करती है तो बच्चे वही सीखते हैं। जी, मुझे जी, डॉक्टर रमा सिंह हैं, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, जी, जी, उन्होंने कहा था कि बच्चे देखकर सीखते हैं। जी जी, तो आप अगर दौड़ भाग कर रहे हैं, आप दिन रात लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों में वो संस्कार अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आप घर पर ही बस घरेलू काम में ही लगे तो बच्चे कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि निकलना जरूरी है, और बच्चों का भी बहुत योगदान रहा है। मेरे बच्चों ने बड़ा, बल्कि मैं कई बार नहीं करती हूँ तो बच्चे जिद करके मुझे भेजते हैं कि मम्मी आपको करना चाहिए। क्या बात है मैम। तो बहुत बड़ा योगदान माँ का रहा। तो माँ के लिए मैं कहती हूँ कि जैसे मुझे किन्हीं शायर की पंक्तियां याद आ रही है कि लेती नहीं दवाई अम्मा, जोड़े पाई पाई अम्मा, मत बांटो घर के चूल्हे को, देती रही दुहाई अम्मा, और बाबूजी थे छड़ी बैठ की, माखन और मलाई अम्मा, और बेटी की ससुराल रहे खुश, सब जेवर दे आई अम्मा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो माँ का सबसे बड़ा योगदान रहा, उनके यकीन का, और अब पति और बच्चे दोनों। और मैं जितनी भी गजलें लिखती हूँ पहले अपने पति को सुनाती हूँ। क्या बात है मैम, ये भी मोहब्बत की एक निशानी है, ये भी एक अलग ही लेवल का। जब भी होता है जहाँ होता है इश्क इबादत का बयां होता है, तो इश्क में शर्त नहीं है वाजिब, इश्क शर्तों पे कहाँ होता है। बेशक बेशक, बहुत खूब मैम जी, बहुत खूब। अच्छा मैम, जैसे कि आप एक एक्ट्रेस भी हैं और आपने बताया कि आप एक माँ भी हैं जी, तो इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए कौन सी मुश्किलात पैदा होती है, क्या क्या कुछ रहता है, मतलब कैसे आप इन सब चीजों को जो है मैनेज कर लेती है? हाँ, ये बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि एक्टिंग का फील्ड ऐसा है कि आप उसमें ऐसा नहीं है कि सुबह गए शाम को घर लौट आए। आपका 10 दिन का शेड्यूल है, 20 दिन का शेड्यूल है, तो वो उतने दिनों तक बच्चों के लिए जो है, मैं कहूंगी कि मेरी सास का भी बहुत योगदान है, माँ है वो, तो वो आती हैं बच्चों की देख रेख के लिए,
और पति भी पूरा सहयोग करते हैं। उन दिनों यहीं का अपना टूर छोड़ के रहते हैं, तो पूरे परिवार का सहयोग होता है, तब मैं निश्चिंतता से जो है निकल पाती हूँ एक्टिंग के लिए। और ये कीड़ा, ये कुलबुलाहट शुरू से ही थी, क्योंकि मैं थिएटर करती थी। आप भी थिएटर करते हैं तो एक थिएटर में काम करने वाला व्यक्ति जान सकता है कि थिएटर का कीड़ा इतना कमाल का होता है, कभी नहीं छूटता। और आप भी अभिनय क्षेत्र से हैं, तो आप तो अच्छे से ये बात समझ सकते हैं। बिल्कुल, मैं खुद आपको बताऊं, मैं एक फंक्शन में गया था हिमाचल में, हमारा स्टेप्को का हुआ था प्रोग्राम, तो भैया ने मुझे बुलाया वहाँ वोट देने के लिए। तो काफी प्ले हुए वहाँ पे, इधर अलवर की टीम भी थी, काफी टीम थी। तो उनको देख के मुझे भी खुद लगा, मैंने कहा भैया मुझे भी करना है दोबारा से। तो कहने लगे यार तू तो काफी बारी क्या भूल भी गया होगा, काफी छोड़ भी चुका है। मैंने कहा ठीक है भैया, भूल गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, और करना तो है ही है। खैर मुझे भी लग रहा है कि मुझे दोबारा से जो है करना चाहिए। बिल्कुल। और आपको देख के तो और ज्यादा लग रहा है कि नहीं अब तो जरूरी है। नहीं, वापसी करनी है। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, एक चीज और देखते हैं कि मैं माँ के लिए ही आपसे सवाल पूछूं कि आजकल की जो माएँ हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि उनको ना आजकल अपने बच्चों से वो मोहब्बत, वो लगाव नहीं रहा, जैसे कि एक हमारा वक्त होता था, एक आपका भी वक्त उससे पहले का है, कि माएँ अपने बच्चों से प्यार करती थी। वो रोता था तो उसको देखती थी जाके कि क्यों रो रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मतलब उसके प्रति ना उनका प्यार अलग ही झलकता था। लेकिन आजकल की जो माएँ हैं वो इनको ना जिम्मेदारी से भागती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो उनको वो क्या करती है कि अगर बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दिया हाथ में, मतलब कुछ है ही नहीं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करती कि क्यों रो रहा है, क्या है क्या नहीं। तो ऐसी माओ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको उनके बारे में कुछ? नहीं, मैं ये नहीं, माँ तो नहीं बदली है, देखिए ये तो मैं नहीं मानूंगी। माँ वही है, चिंताएं वही हैं, सब कुछ है। पहले ये होता था कि पूरा परिवार, संयुक्त परिवार होता था, तो बच्चा जो है सबके साथ अपना दर्द भी, तकलीफ भी सब बट जाता था, और माँ के ऊपर तब भी उतनी सिरदर्दी नहीं रहती थी। लेकिन अब चूंकि, बल्कि अब तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, अब एकल परिवार होने से माँ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। माएँ ही सारी देख रेख कर रही है और वो बाहर भी काम कर रही है, तो जिम्मेदारी 4 गुना हो गई है। रही बात मोबाइल दे देने की, तो चूंकि पहले टीवी के आगे बैठा दिए जाते थे बच्चे, या किताबों में बच्चे डूबते थे, और अब जो है, तब देखिए आप, हर दौर की शिकायत रही है। जब किताबें पढ़ते थे, मुझे ध्यान है हमारी मम्मी की, सारा दिन किताबों में लगे रहते, आंखें खराब हो जाएंगी। फिर जब टीवी देखते थे कि सारा दिन टीवी में बैठे रहते हो। और अब की जनरेशन वो बदल गया है कि इंस्ट्रूमेंट बदल गया है। जी मैम, ये तो लेकिन माँ नहीं बदली, ये मैं नहीं मानूंगी। माँ नहीं बदली है। आज भी मैं मेरी सोसाइटी में जहाँ रहती हूँ, ज्यादातर वर्किंग वुमेन है, और उनकी तकलीफ, उनकी तड़प, उनकी बेचैनी, स्कूल में भी पूरा काम कर रही है या किसी इंस्टीट्यूट में, फिर आकर के बच्चों के लिए भाग दौड़ाते ही घर में लगना, तो माँ तो नहीं बदली। माँ नहीं बदली जी। मैम। अच्छा मैम, माँ के लिए कुछ लाइनें जो या आपने खुद लिखी हो या किसी बड़े शायर की आपको याद आती हो? जी, मैंने लिखी है, मुझे अभी जहन में नहीं आ रही। माँ के लिए गीत लिखा था मैंने जी। ये सारे त्योहार हैं तुमसे, जग के सब व्यवहार है तुमसे, तुम एक शुभ, मैं भूल रही हूँ इसको, ये सारे व्यवहार हैं तुमसे, जग के सब त्योहार हैं तुमसे, तुम माँ, तुम शुभ लग्न मुहूर्त हो, माँ तुम मेरी जरूरत हो। अरे वाह, बहुत अभी मुझे थोड़े पंक्ति हो रही है, कोई नहीं, याद आएगी ना तो जी जी जोड़ लेंगे। अच्छा मैम, एक चीज और, चलिए देखिए, पहले माँ सपोर्ट करती है ना, और बाप भी सपोर्ट करता है, उसके बाद पति जो है, पति की परमिशन भी लेनी चाहिए, और मतलब ऑब्वियस ही बात है, पति फुल जो है सपोर्ट करता है। तो आपके पति फुल जो है, मैंने देखा है, आपकी बातों से लगा कि फुल सपोर्ट करते हैं। जी जी। तो आपकी नजर में कि पति का जो है मुकाम, वो क्या मुकाम होना चाहिए एक वाइफ की नजर में, और जिनके पति सपोर्ट नहीं करते उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत सी प्रतिभाएं मारी जाती है इस चक्कर में ना। असल में अभी भी ना हमारे भारतीय परिवेश में ये माना जाता है कि कमाएगा पुरुष ही, और महिलाएं जो भी कर रही हैं भाई शौक पूरा कर रही हैं। जैसे भले ही हम शौक भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे आमदनी भी हो रही है तो हम सहयोग भी कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये मानसिकता बदली नहीं है अभी तक। अभी तक ये माना जाता है हाँ ठीक है, तुझे शौक पूरा करना है, कर ले ठीक है, उस तरह से कहना। और एक ये कहना कि नहीं, तुम अपने आप को दबाओ मत, छिपाओ मत, तुम आगे निकलो, करो। अगर हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है तो कितना अच्छा लगे जब हर कामयाब स्त्री ये पूरे उससे कहे कि मेरे पीछे एक पुरुष का हाथ है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने, पूरक बने। अब वो पति को सिर्फ परमेश्वर मान लेना और पूजना बैठ करके, वो वाली परंपराएं बदल चुकी हैं। आज हम दोस्त हैं, हम सखा की तरह एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, हम सारी बातें अच्छे से, मतलब बड़े
खिलंदड़ अंदाज में बातचीत होती है, वो डर, वो भय, सिकुड़न वो नहीं रही है। लेकिन अगर कुछ घरों का सच आज भी ये है, आज भी महिलाओं को अगर दबकर जीना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, ऐसे पतियों को मैं कहूंगी, क्योंकि आपने अभी तक अपनी पत्नी के भीतर छिपी हुई उस लड़की को देखा ही नहीं, उसे जाना ही नहीं, जो प्रेम करना जानती है, जो इश्क करना जानती है। वो सिर्फ डर के पूछ रही है, वो प्रेम नहीं कर रही है। आप प्रेम से वंचित हैं, तो जरूरी है कि उन्हें साथ लेकर के, हाथ बढ़ा करके, यकीन दिला करके चलेंगे तो आप उस लड़की को हंसते खिलखिलाते पाएंगे। वरना आप उस वो लड़की तो कहीं छूट ही गई, वो सीधे बुढ़ापे में ही पहुंच जाएगी। वरना वो माँ तो बन जाएगी, आपकी केयर कर लेगी, ध्यान रख लेगी, लेकिन वो लड़की कहीं खत्म हो जाती है। जी, जो मांग करती है, जो जिद करती है, जो रूठती है, वो सारी चीजें आप खो रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ठीक है, एक लड़की है, वो जैसी बात है, उम्र भी बढ़ती जाती है, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो बचपना रहता है, तो मतलब कितनी भी एज हो जाए, लेकिन वो बचपना रहता है, वो मियाँ मतलब अपने मियाँ के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, तो क्या वो बचपना रहना चाहिए हमेशा? हाँ, अच्छा लगता है, क्योंकि पत्नी जो होती है ना, वो पिता तलाशती है पुरुष में, क्योंकि जो पिता उसकी हर मांग पूरी करता है, जो पिता उसके कहते ही उठ के चल देता है, जो उसके सपनों को आकाश देता है, वो पिता वो पति में तलाशती है। लेकिन जब वो नहीं मिलेगा तो फिर वो पिता की तरफ ही भागेगी, घर की तरफ, मायके की तरफ। इसीलिए जो है फिर तलाक जैसी नौबत आती है। तो मतलब ये कि दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। अच्छा मैम, देखिए कि आप एक एक्ट्रेस हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप चले गए शूट पे, आपने घर में बच्चा रह गया, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल लेके उसको दे दिया, मैं वो मोबाइल वाली बात पे दोबारा से आ रहा हूँ, लेकिन आजकल क्या हो गया कि मोबाइल में रील्स में देख लो या वैसे देख लो, कहीं ना कहीं बहुत सी गलत चीजें आती हैं, तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, क्योंकि वहां से बच्चे के बिगड़ने का खतरा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और हालात और स्थितियां वाकई बहुत बिगड़ रही हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि ये तो विज्ञान का आविष्कार है, इसका इस्तेमाल हमारे ही हाथों में है। विज्ञान कभी गलत और सही नहीं होता, उसका इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं वो बात गलत और सही होती है। तो बच्चों के हाथों में, कच्ची उम्र के बच्चों के हाथों में देना खतरनाक है। और सिर्फ बच्चे नहीं, रील्स में अगर हम देखें जिस तरह से महिलाएं भी दिग्भ्रमित हो रही हैं, कि रातों रात वायरल होने की जो मानसिकता बन गई है ना, देखिए सिद्धि और प्रसिद्धि में बड़ा फर्क होता है। प्रसिद्ध आप हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप गायब हो जाते हैं, सिरे से गायब हो जाते हैं, कोई नहीं याद रखता। लेकिन सिद्ध जब आप होते हैं, आप बरसों बरस याद रखे जाते हैं। तो सिद्धि के लिए प्रयास कीजिए, प्रसिद्धि अपने आप में बेशक में है ना। तो ये हल्केपन से कुछ भी भोंडापन दिखा करके और रील बना लेना और लाइक कमेंट्स की चाहत में करते चले जाना, ये बच्चों पे गलत असर डाल रहा है। और छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं बहुत बहुत मैं देखती हूँ तो वाहियात किस्म की वो बनाते हैं। ये एक सबसे गलत पहलू इस समय चल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज में हम जैसे ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम बच्चों को मोबाइल देके जाते हैं, अच्छा आपने देखा होगा कि आजकल हम कोई भी बात करते हैं ना, अगर हमारे आसपास मोबाइल हो, फॉर एग्जांपल हम किसी फ्लैट लेने की बात कर रहे हैं, तो आपके आसपास मोबाइल था, आप आधे घंटे बाद देखना आपको वैसी ही रील्स, वैसी ही पोस्ट नजर आने लगे। मतलब कोई ना कोई मोबाइल भी जो है हमारी बातों को सुन रहा है। तो अगर हम बच्चों को देना ही चाहते हैं कि उनको मोबाइल हम देके जा रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक मैं मुस्लिम हूँ, आप नॉन मुस्लिम हैं, तो हमारे जो संस्कार हैं इनको लेकर भी आजकल रील्स बन रही हैं, चैनल बन रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको वो चैनल खोल के दे दें कि भाई आप ये दीनी एतबार से ये चीज देखिए, है ना, आप ये भजन की वीडियोस देखिए, क्योंकि उससे भी तो हमारे अंदर जो है अपने धर्म को सीखना आसान हो जाएगा, वही है ना, बजाय इसके कि ये गंदी रील्स देखने के। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो नजर रखनी जरूरी है जी। हम टीवी चैनल के प्रोग्राम देखते थे तो तब ये था कि पूरा परिवार बैठा होता था, तो एक थोड़ा सी बंदिश रहती थी। किताबों में भी यही है कि आप गलत किताब पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं, माता पिता की नजर रहनी जरूरी है। वो जरूर चेक करें कि YouTube की लिस्ट में क्या क्या देखा गया है, हिस्ट्री में क्या क्या है, या इंस्टा पे क्या क्या देखा गया है। वो उठाते ही आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा किस मानसिकता का बनता चला जा रहा है। तो उस पर नजर, तो ये बल्कि जिम्मेदारी बढ़ गई है पेरेंट्स की, ये निभानी पड़ेगी ना, मतलब निभानी पड़ेगी बिल्कुल। तो आप अपना काम भी कीजिए, लेकिन इस पे भी जो है, अब चूंकि मेरे बच्चे तो खैर बड़े हो गए, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटिया 12th में है, तो वो लोग तो अब समझते हैं कि उन्हें क्या देखना है, और टचवुड की ये मानसिकता भी बन गई है उनकी कि वो मतलब क्या देखना है। वो आज बैठ के मेरे साथ डिस्कस करते हैं बहुत सारे विषयों पे, तो हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बातचीत करते हैं। ये होना चाहिए, जरूरी है मैम, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि
एक लड़के का जितने अच्छे दोस्त उसकी माँ हो सकती है कोई नहीं हो जी, सकता, और एक लड़की के लिए अच्छा दोस्त अगर कोई हो सकता है तो बाप हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत भी उन्हीं से एक दूसरे से ज्यादा होती है, बिल्कुल और दोस्त भी वही अच्छा हो सकता बिल्कुल है। अगर हम खुद दोस्ती उनसे रखेंगे तो बाहर वाली दोस्ती से वो लोग खुद ब खुद बचेंगे। बचेंगे बचेंगे। अच्छा मैम, देखिए एक तो वो आजकल ये अभी मोबाइल का ज़माना है, हाँ। जैसे कि आप देखते हैं कि कॉल मैसेज पे बात हो जाती है, लेकिन एक वक्त था कि खत का ज़माना था। वो एक दौर ही अलग था कि हाँ। खत चले हुए हैं। और उसी वक्त का मुझे किस्सा मालूम है, मुझे याद आता है, काफ़ी पहले मेरी आपसे बात भी हुई थी कि हरिवंश राय बच्चन साहब भी जो है आपके फादर को खत लिखते थे, आपके जी फादर जी साहब उनको लिखते थे। जी इवन जब उनका इंतकाल हुआ उस वक्त भी वहां से खत आया था। तो वो क्या सब है, कुछ उस बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जी जी उनको अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। जी हरिवंश राय बच्चन जी को पिताजी जो है साहित्यिक गुरु मानते थे, तो पत्र व्यवहार होता था दोनों में और मुलाकातें भी हुई उनकी। तो पत्र व्यवहार जो चलता था, तो 100 के करीब पत्र हमारे पास उनके अरे रखे क्या हैं। बात है। और हस्तलिखित वाकई दुर्लभ हैं वो हमारे जी लिए। हालांकि वो पढ़ने में नहीं आते हैं, उनका बहुत वैसी राइटिंग है, जी जी लेकिन भाई बड़े अच्छे से पढ़ लेते थे। भाई सदोष हिसारी जो अब जी है जी नहीं इस दुनिया में, तो उन्होंने जो है फेयर करके उतारा था वो सारा पत्रों का। और हमारी कोशिश है कि ये पत्र प्रकाशित हो जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हाँ। होने चाहिए जी जी क्योंकि और वो इतने अनौपचारिक बातचीत है कि आपने हिसार से पेड़े भेजे निर्दोष जी, बड़े अच्छे लगे। अरे क्या बात है, क्या या बात फिर है। अमित आजकल जो है मुंबई चले गए हैं, वो फिल्मों के लिए पता नहीं क्यों कोशिश कर रहा है, ये लड़का पता नहीं क्या क्या करके करेगा। मानेगा। मैं और तेजी अपना बुढ़ापा यहाँ काट रहे हैं। या फिर कि अमित को फिल्म मिल गई है रेशमा और शेरा जी साथ जी जी हिंदुस्तानी, वो मतलब बिल्कुल अनौपचारिक मित्रवत आत्मीयता से पूर्ण पत्र हैं बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि वो प्रकाशित हो जाए। क्या बात है जी मैम, क्या बात है। बिल्कुल होने चाहिए ताकि आम लोगों को भी जो है उसके बारे में जो है जी पता लगना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कि आपने काफ़ी हरियाणवी मूवीज़ में काम किया है, बॉलीवुड की मूवीज़ में भी आपने काम किया, उससे पहले आप दूरदर्शन में थी, जी हिसार में, दिल्ली में। तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस तो बहुत है, वो हमें मालूम है, फिर भी मतलब उनका अनुभव जो रहा है आपका दूरदर्शन का भी जी जी और फिर यहाँ का भी, और अभी आप इसमें कर ही रही हैं, कंटिन्यूसली जो है वर्क कर रही हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, असल में मुझे क्या लगता है ना कि कई बार मैं सोचती हूँ तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे साथ लेकर के चल रही क्या है, बात है। कि शुरू से ही आवाज़ की दुनिया का मुझे वो मिल जाना। हालांकि मैं बहुत दब्बू किस्म की ये लड़की आवाज़ थी। बहुत अच्छी है माशाल्लाह आपकी। शुक्रिया। बहुत दब्बू किस्म की थी, लेकिन रेडियो सुनने का बड़ा शौक था, दिन रात जी। रेडियो सुनना। और ये अभी उनकी डेथ हो गई, आवाज़ के बादशाह रहे आकाशवाणी के, नाम मेरा दिमाग से स्लिप हो गया उनका, लेकिन वो जो है विविध भारती से आते थे, तो जी उनको सुनना। और तो तभी पता लगा कि आकाशवाणी हिसार जो है आ रहा है। जी और मैं बड़े डरते डरते, मुझे ध्यान है, मैं गई थी और वहाँ का रोबोदाब देख के स्टूडियो का, और सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं डर गई थी। मैं वापस आ गई, मैंने ऑडिशन नहीं दिया। फिर मुझे वो दूसरे दिन दीदी फिर लेकर के गई, मनोज छाबड़ा भैया भाई के मित्र रहे, जी, जी। उनकी बहन है किरण दीदी, वो लेकर के गई। और फिर वहां पर मेरा सिलेक्शन पहली ही बार में, क्या और बात मैं है। हरियाणा हिसार की पहली कैजुअल अनाउंसर रही। क्या बात है, जी। क्या बात है। फिर बहुत उसके खूब। बाद दूरदर्शन आया, और इन दोनों ने मेरी जो भाषा है ना उसके परिष्कार में बहुत मजबूत काम किया। जी जी रूपचांदनी खुराना मैम हुआ करती थी, एक एक अक्षर को कैसे चबा चबा के बोलना है, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस क्या है, शब्दों को टिकाकर कैसे बोलना है, क्योंकि लोग आकाशवाणी से भाषा सीखते हैं। तो हमारी भाषा अगर गलत होगी तो लोग गलत सीखेंगे। तो हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम गलत करें। दूसरा, समय बिल्कुल कि समय की पाबंदी क्या होती है। 2:53 पर अगर ट्रांसमिशन शुरू होना है तो वो हर हाल में होना है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। फिर उसके बाद थिएटर ने बहुत तराशा जैसे कि कि किस तरह से चल के जाना है, किस तरह से बैठना है। और शुरू से ही कॉलेज टाइम से ही मैं स्पीच कॉन्टेस्ट, डेक्लामेशन, डिबेट 9th क्लास से मैं मतलब कर रही थी। फिर कॉलेज में किया, फिर कॉलेज में थिएटर शुरू कर दिया था, तो 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस रही वहीं पर ही। तो इंटर यूनिवर्सिटी जाना, नेशनल लेवल पे जाना, तो खूब किया। मतलब शुरू से ही जो है आप मल्टी टैलेंटेड रही हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि मैम जो डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी हैं वो एक कामयाब औरत है। अच्छा मैम, एक चीज़ और देखी जाती है कि आजकल जैसे लड़का जो है जिससे मोहब्बत करता है वो उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, ये एक सच्चाई है, लड़का कभी नहीं छोड़ता। लेकिन लड़की अगर कामयाब हो जाती है और लड़का बेचारा बेरोजगार है, तो लड़की क्या करती है, कामयाब होने के बाद जो है उसको छोड़ के चली जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर में मैं कहूँ कि कुछ टाइम पहले एक वाकया भी हुआ था कि लड़के ने बेचारे ने जैसे तैसे पैसे करके लड़की को पढ़ाया, उसे IAS बनाया,
और आईएएस बनने के बाद वो उसको बेचारे को छोड़कर चली गई। तो इस बारे में क्या कहना है, इस बारे में क्या सोच रखती हैं? नहीं नहीं, ये किसी एक की घटना का आधार बना करके पूरी महिलाओं को वो कर देना, मैं नहीं मानती। वो उनकी भीतरी कुछ वैसी रही होंगी कि अगर आपका मानसिक लेवल ही नहीं मिल रहा है, आप किसी रिश्ते को घसीट रहे हैं अगर, तो वहां पर टूटन स्वाभाविक है। लेकिन वो सत्य सबका सत्य नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि बहुत सी ऐसी मेरी जानकारी में है महिलाएं जो बहुत अच्छे पदों पर हैं और बड़े अच्छे से जिंदगी चल रही है और उनके पति नहीं है उतने अच्छे पदों पर। महिला का तो नाम ही समर्पण, प्रेम और त्याग है, और आज भी है उसके भीतर ये क्वालिटीज, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि एक महिला जब अच्छे पद पर होती है तो थोड़ा सा अपना जो है कुछ इच्छाएं बढ़ती होंगी, उसके मुताबिक चयन और वो सब तो हो गया है, लेकिन पति को दरगुजर कर देगी ऐसा मुझे नहीं लगता। वो किसी एक केस के आधार पर हम नहीं कह सकते। जी मैम। अच्छा मैम, जैसा कि आपने काफ़ी मूवीज़ में काम किया और उनको लेके जो है आपने काफ़ी उसमें जो है अच्छा किरदार निभाए भी हैं, जैसे कि देखा भी गया है। तो हरियाणवी इंडस्ट्री की जो आपने इतनी बड़ी मूवी की थी दादा लक्ष्मी, तो उसको लेके जो है आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ से क्या कुछ सीखने को मिला है? क्योंकि मैम दादा लक्ष्मी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पिछले 100 साल के इतिहास में अगर उनके बारे में हम बात करें तो जो लेजेंड वर्ड होगा ना मैम, वो भी उनके लिए कम बैठता है। हाँ। उनके बारे में मतलब हम क्या ही कह सकते हैं, उनके पास लिए जो है हमारे पास जो है बिल्कुल भी शब्द नहीं है। तो उस वक्त मैम जो उनकी बातें उन्होंने कही थी वो आज के टाइम में देखा जाए तो वो सच साबित हो रही है ना? हाँ, तो उस वक्त क्या उनका भाव रहा होगा, कभी इस बारे में आपने सोचा हो, उसमें क्या विचार हैं आपके, कुछ ऐसा हो? नहीं, बचपन से ही हमने बहुत सारे सांग देखे, जैसे दादा लक्ष्मी के सांग हुआ करते थे और पुरुष करते थे, महिलाएं नहीं होती थी उसमें। तो वो परंपरा जो है हमने उनको तो नहीं देखा, लेकिन हाँ उनके सांग देखे हैं एक्ट होते हुए। और ये एक ऐसी नाट्य विधा है सांग जो है जिसमें साहित्यिक पुट भी होता है, जो फोक कल्चर है, जो लोक साहित्य है वो दिखाई देता है, और साथ ही साथ जो है अभिनय का भी पुट जो है इसमें दिखाई देता है, गीत संगीत भी होता है, तो सभी उससे संपन्न है। और दादा लक्ष्मी का नाम आते ही हरियाणा का हर व्यक्ति जो है अदब से सर झुका लेता है। बिल्कुल। मैंने खुद जब वो ट्रेलर देखा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जी। हवन नक्शा एकदम हो जाना कि ये क्या है। वो सूर्य कवि कहे जाते हैं, शेक्सपियर ऑफ हरियाणा कहे जाते हैं, और उनको मैं सच कहूँ तो आज की पीढ़ी कम जान रही थी, तो यशपाल सर ने पुनर्जीवन दे दिया एक तरह से, क्योंकि आज फिर से बच्चे बच्चे की जुबान पर दादा लक्ष्मी का नाम आ गया है। और ये इस तरह के बायोपिक बना करके जो प्रयास है ना वो होते रहने चाहिए, ताकि उन लोगों को पीढ़ियां भुला ना पाएं। जी, वो आगे से आगे संस्कारित और वो स्थानांतरित होती रही चीजें लोगों तक पहुंचती रहें। और 100 साल पहले के परिवेश को उकेरना, आप सोचिए जुबैर जी कितना मुश्किल काम रहा होगा। बिल्कुल। कच्चे मकान, कच्ची गलियां, कहीं लाइट का वो नहीं दिखना चाहिए और कहीं तारे नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा गांव तलाशना, और फिर वहां पर जो है ऐसा मकान तलाशना। कितने दिन तो इसके शोध कार्य में लगे, 5 साल तो सर ने शोध कार्य में लगाए इसके। क्या बात है। और उसके बाद जो है जगह तलाशने में लगाए 2 साल के करीब। उसके बाद फिल्म स्टार्ट हुई और 6 साल में जाकर के बन के तैयार। क्या बात है। और लेकिन भी कमाल किया, और यही कारण है कि अब 80 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड ले चुकी है फिल्म, और नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिल चुका है। जी। वाकई यशपाल सर ने ये एक कालजयी फिल्म बनाई है। कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाना फिल्म को अभूतपूर्व उपलब्धि है। हरियाणा चूंकि हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसको पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि बहुत पहले जो है चंद्रावल जिस तरह से हिट हुई थी, उसके बाद एक सूखा सा पड़ गया था। फिर जो है राजीव भाटिया जी ने पगड़ी बनाई, संदीप जी ने सतरंगी बनाई, और उसके बाद यशपाल सर ने जिस तरह से दादा लक्ष्मी बना करके एक पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री को स्थापित किया है ना, और उसके बाद इतना काम बढ़ गया, आज बच्चों में जोश है सब में। बिल्कुल मैम, आज की मैं देखता हूँ कि हरियाणवी इंडस्ट्री जो है काफी छाई हुई है, स्टेज ऐप आ गया है, और हरिओम प्रोडक्शन है एक जी, काफी मतलब जो है अच्छा वर्क कर रहे हैं। हाँ, और हरिओम कौशिक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेज ऐप ने तो बिल्कुल ही प्राण फूंक दिए, क्योंकि बजट की दिक्कत आती थी लोगों में, तो स्टेज ऐप दे रहा है। तो मेवात सीरीज आई थी, और आपकी भी मूवी है ओपरी पर आई, और ओपरी हवा, मतलब बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो मैम स्टेज के उसमें बहुत जो है काफी अच्छा वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा मैम, दादा लक्ष्मी जी की एक रागनी थी कि वीर नौकरी करा करेगी, यानी कि जो है लड़कियां नौकरियां करा करेंगी और तब भी गुजारा नहीं होगा। तो इस बारे में क्या कुछ कहना है आपका कि क्या उनके विचार? क्योंकि वो ना भविष्यवक्ता थे, ऐसा कहा जाता है,
तो वो आगे तक की देख लेते थे और उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की हैं आज सच साबित हो रही हैं। तो ये बिल्कुल सच हो रहा है कि आज जो औरतें काम कर रही हैं लेकिन गुजारा फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं। बिल्कुल मैम। तो मतलब ये है कि वहाँ से जो है और भी मतलब जो उनके बारे में नहीं जानते और उनको मालूम इस बारे में पढ़ना चाहिए और वो भी काफ़ी कुछ वहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा मैम, आप इसमें शूट पे साथ में ही थी, जगह जगह वो गांव तलाश करना या वो चीज़ों का एक एक बारीकी का ध्यान रखना यशपाल सर ने बहुत अच्छे से उसमें जो है करवाया है। तो कौन सा गांव था मैम, वो कुछ बताएंगे? सिरसा में जमाल गांव में शूट हुआ था इसका। ओके मैम जी। तो वहाँ पे मतलब गांव वालों का इसके प्रति क्या उनके विचार रहे थे, कैसा उनका सपोर्ट रहा था कि उन्होंने सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? जैसे कुछ लोगों को एतराज़ भी होता है, कुछ ऐसी कोई परेशानी आई? नहीं, वो मतलब बहुत ही अच्छा परिवार था जिनके घर में ये शूट हुआ था। खान साहब थे, बहुत ही अच्छी फैमिली थी और साथ ही साथ पूरा गांव भी मतलब एक्साइटेड थे क्योंकि शायद दादा लक्ष्मी ही एक इतनी बड़ी वो बन रही थी फिल्म। अब तो लोगों को आदत हो गई है हरियाणा में कि शूट होते रहते, इतना कोई ध्यान नहीं देता, तो लोग उमड़ जाते थे सारे। और फिर सर ने जो असली ठेठ चेहरे हैं गांव के उनको रखा फिल्म में। क्या बात है मैम, ये भी एक बड़ी बात है। एक बच्चा बल्कि वो बड़ा लग रहा था, वो भांप जाते हैं कलाकार को ना, उसको भी रोल दिया। गांव की महिलाओं को वहां पर बैठाया, उनको हिस्सा बनाया उस फिल्म का। फिल्म बनती कैसे वो सब देखा उन्होंने, तो बड़े एक्साइटेड थे लोग, बड़े खुश थे और बहुत प्रेम करते हैं वो यशपाल सर से। अच्छा, तो मैम उस वक्त में जैसे आप वहाँ पे शूट कर रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है उन रोल में, उस किरदार में खुद को ढालना, वही लैंग्वेज लेके आना, वही चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे वो उनके बचपन के सीन भी उसमें दिखाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो उस वक्त जैसे आप लोग वहाँ पे खाना वगैरह खाते थे तो आप अपना जो आजकल का जो हमारा खान पान है, जैसे लाइक फास्ट फूड भी हो जाते हैं, पिज़्ज़ा एंड ऑल, ये सब चल रहा था वहाँ पे भी, या उसी खान पान में खुद को ढाल लिया था, वही देसी खाना वही सब कुछ? नहीं, खाना सादा रहता था ज्यादातर क्योंकि शूट पर हैवी और इस तरह की चीजें खाने से फिर दिक्कत हो सकती है। जी। तो खाना तो मतलब वही था कि सादा खाना, और गांव से लस्सी आ जाती थी। क्या बात है, वो सबसे बड़ा सुकून है। जी, और लस्सी भर भर के पूरी बोतलें देके जाते थे। और मुझे ध्यान है जो खान साहब की वाइफ थी, मुझे उनका पूरा नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो जो है बेचारी इतना ख्याल रखती थी यशपाल सर का जैसे माँ रखती है। रात को इतना बड़ा गिलास जो वो कांसे का जो ग्लास रहता है वो दूध का भर के देती थी कि पहले तो पी, मुझे पता है तो नहीं पिएगा। नहीं, यशपाल जी माशाल्लाह काफी अच्छे एक्टर भी हैं और काफी अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि मैंने अभी अपने थिएटर गुरु जनाब रजीत सिंह कंवर जी से और रामपाल भैया है तो वो भी अक्सर बताते हैं उनके बारे में जी, बहुत ही कमाल के यशपाल जी बहुत अच्छे इंसान है और बहुत सपोर्ट भी करते हैं यंग लड़कों को। और अच्छा, तो मैम कुछ दादा लक्ष्मी जी के लिए कुछ उनकी कुछ लाइन्स या आपको याद आती हो या कुछ आपने कुछ लिखा हो? जुबैर जी, आपने दादा लक्ष्मी की एक रागिनी है जिसमें जीवन दर्शन है, अध्यात्म है, जीवन दर्शन है। तो अब मेरा सौभाग्य रहा कि उस रागिनी के फिल्मांकन के समय मेरा भी दृश्य उसमें था। अरे क्या बात है। जब दादा लक्ष्मी मरने जा रहे हैं, उनके अंतिम क्षण चल रहे हैं, तो वो मरते मरते भी एक रागिनी जो है उन्होंने गाई, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी जो है ना वो गीत संगीत को समर्पित थी। तो वो दृश्य कुछ ऐसा है कि सब बहुत ही डरे सहमे से शांत से बैठे हैं, बीमार हैं, वो देख रहे हैं। तो तब वो कहते हैं खड़े होके कि 184 खत्म होए ना, बीत कलप युग 4 गए, नाकुम दमा लिया करें क्या, मरते मरते हार गए, मरते मरते हार गए। ये बहुत ही फेमस हुई थी इनकी रागनी। और इसमें यशपाल सर ने जो अभिनय किया है कि जब व्यक्ति की अंतिम सांसें चल रही हों और किस तरह से वो सब में ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मैं खत्म, क्योंकि वो भविष्यवक्ता थे दादा लक्ष्मी, उन्हें पता लग गया था कि मैं मरने वाला हूँ। तो ये कमाल का दृश्य बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। और यशपाल सर ने जिस हिसाब से खुद को ढाला है इसे, क्योंकि उससे पहले उनके बॉलीवुड में नेगेटिव रोल भी रहते थे, काफी चीजें लोगों की तो ना वही सोच रहती थी उनको लेके, लेकिन एकदम से इधर डालना यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैं खुद जो है यकीन नहीं कर पाया था। अच्छा मैम, जैसे कि जब शूट होता था तो ऑब्वियस सी बात है शूट से पहले बातचीत भी होती है, एक्ट को लेके भी बातचीत होती है कि उसमें खुद को ढालना है, और कई बार आप निराश भी हो जाते हैं कि आपसे वो चीज़ नहीं हो पाती। तो कोई ऐसा वाक्य जब यशपाल सर जो है बैठ के पूरी टीम को मोटिवेट कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, यशपाल सर की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि अभी तक भी जैसे 6 साल फिल्म बनने में लगे और उसके बाद अभी भी काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, और अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है दादा लक्ष्मी का। मैं तो कई बार सर से कहती हूँ कि सर कितना कठिन है
अलग अलग मानसिकता के लोगों को जोड़ के रखना इतने सालों तक बहुत कठिन काम है, लेकिन वो इतने कमाल के व्यक्ति और हर एक के दुख दर्द में खड़े होने वाले, हर एक की खुशियों में शामिल होने वाले, हर एक के प्रति पूरा समय देने वाले, और आप कोई भी मतलब उनसे कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछिए, तुरंत वो जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं तब अलग बात है, वरना वो कभी भी जो है ज़रूरी काम को इग्नोर नहीं करते। अभी वो यहाँ पर हैं, फिर थोड़ी देर में मुंबई होंगे, फिर राजस्थान होंगे, और ऊर्जा उनकी इतनी कमाल की है ना, वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और वो बाकायदा पूरी टीम के साथ बैठ करके पूरे दिन का डिस्कशन करते थे। उनकी हालत हमने देखी, क्योंकि निर्देशक खुद थे जी। फिल्म की पूरे वो देखना एक बतौर निर्देशक भी, और साथ में एक्ट भी करना है जी। और गला उनका बैठ चुका था बिल्कुल, और पूरे दिन 48 डिग्री टेम्परेचर था उस समय सिरसा में जब ये शूट हो रहा था। पूरे दिन कच्चे घरों में बिना पंखे, बिना लाइट के उसके शूट करना। तो मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने तपस्या की है, ये तपस्या है, और उस तपस्या का फल जो है ना मिल रहा है कि चारों तरफ कितने ही फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म चल चुकी है। अभी हिमाचल में भी बहुत अवार्ड मिला, और मतलब मैंने देखा है वहाँ पर कितनी बार लोगों की आंखें नम होते हुए, कितनी बार छोटे छोटे दृश्यों पे मुस्कुराते हुए, ठहाका लगाते हुए। इवन हमने एक वो किया था कि सारे कवि और साहित्यकार लोगों को लेके गए, क्योंकि ये एक रचनाकार की जिंदगी है असल में, है ना। तो वो सबको अपनी कहानी लगी, इतनी कमाल की समीक्षाएं लिखी सभी ने, और इतना अच्छा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अद्भुत सबने जो है अपने आप को जो है उनमें ढूंढ लिया वहाँ पे। बिल्कुल जी। अच्छा मैम, कुछ ऐसी कोई बातचीत है या कुछ हुई कभी बातचीत कि दादा लक्ष्मी जी का पार्ट 2 बने, या कभी कुछ ऐसी कोई बात आई? हाँ जी, पार्ट 2 बनेगा। और वो अभी उनके बॉलीवुड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर के, तो उनका है कि ये पार्ट 2 बनेगा। उसकी स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है, और फिर तो आप भी उसमें रहेंगे, है ना। हाँ, तो फिर हमें जो है ना अपना ऑटोग्राफ जो है पहले देके चले जाना, हम यहाँ पे लगा लेंगे नहीं, कि मैम यहाँ पे आए थे। शायद मतलब उसमें चूंकि मेरा छोटा संक्षिप्त रोल था, क्योंकि फ्लैशबैक में मूवी चलती है, और सर का भी थोड़ा ही था। इस फिल्म में पार्ट 2 में सर का बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि पूरे दादा लक्ष्मी का अस्तित्व उसमें आएगा। जी। और मेरा भी शायद थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। चलिए अच्छा है, हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है उसमें भी देखें। अच्छा, मैं एक चीज़ और है कि आपने जैसे दादा लक्ष्मी में काम किया, काम तो आपने काफ़ी मूवीज़ में किया है ना, लेकिन साथ में आपने कॉलेज कांड में भी काम किया, और सर भी उसमें थे जी। तो मतलब एकदम से रोल वो पूरा एकदम से चेंज हो जाना कि एक तरफ दादा लक्ष्मी वाला किरदार, एक तरफ कॉलेज कांड वाला, और उसमें मैंने देखा है उन्होंने पुलिस वाले का किरदार जो है सर ने, यशपाल सर ने काफ़ी अच्छा निभाया है उसमें। तो एकदम से खुद को चेंज कर लेना, ये खूबियाँ कहाँ से मतलब सर के अंदर भी आती हैं, आप लोगों के अंदर भी ये सब? देखिए, आप तो थिएटर के हैं, आपको तो ये सवाल करना नहीं चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा काम ही एक कलाकार का ये होता है कि स्विच कैसे करना है अपने आप को, कैसे एकदम चेंज होना है। और जो किरदार दिया गया है उसको, वही है कि स्क्रिप्ट पर सर तो पता नहीं कैसे करते हो, तो बिल्कुल रच बस जाते हैं। लेकिन वही रहता है कि स्क्रिप्ट आप बार बार पढ़ें जब तक वो भीतर आत्मसात ना हो जाए। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना अपना कैरेक्टर पढ़ लेते हैं कि जहाँ मेरे डायलॉग आ रहे हैं, लेकिन आप जुड़ेंगे कैसे, कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, आपके साथ के लोग आपके साथ किस रिश्ते में हैं, आप उन्हें क्या कह रहे हैं, पूरी स्क्रिप्ट को आत्मसात किया जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जाकर के आप उस परिवेश को समझना, गाँव की पृष्ठभूमि है, शहर की है, किस परिवार की है, तो वो जरूरी है बहुत। अच्छा, कॉलेज कांड से क्या अनुभव मिला? कॉलेज कांड का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा था। राजेश बब्बर जी डायरेक्टर थे इसके, और उसमें हमारे भी एक दोस्त है योगेश भारद्वाज जी, उनका किरदार कैसा लगा है आपको? योगेश भारद्वाज कमाल कलाकार हैं, बहुत ही कमाल के अभिनेता, लाजवाब अभिनेता, राइटर भी उतने ही अच्छे हैं, लिखते बहुत अच्छे हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि उनकी कविताओं की जो पुस्तक आई उसमें मेरी भी भूमिका है। और हम मतलब मुझे दीदी बोलते हैं। हाँ, उन्होंने वो अपनी उनकी बुक आई है जी। और इवन आई थिंक वो किसी ओपन माइक में भी बॉम्बे में गए थे, मैंने वीडियो उनकी देखी थी। उसके बाद बल्कि मेरी बातचीत भी हुई थी, तो मैंने उनको कहा भी था कि आप दिल्ली आए, तो कह रहे थे कि उनको मैं अक्सर कहती हूँ कि योगेश भाई आप तो बिल्कुल नसीर जी जैसे मुझे छवि आती है, और आप बहुत आगे जाएंगे। और वो शिद्दत, वो मेहनत, वो समर्पण काम के प्रति, और वो एक भूख उनकी आंखों में नजर आती है कि मुझे करना है, बहुत कुछ करना है, और हर चीज को माशाल्लाह बड़ी शिद्दत से करते हैं। बल्कि जब उनकी बुक आई तो बुक्स के जब बॉक्सेस घर पे पहुंचे, उसको फाड़ के देखना, जयदीप भाई उनके साथ थे, फिर एक एक करके सबके पास पहुंचाना, बाय पोस्ट उन्होंने सबके पास बुक को जो है भिजवाया भी है, पहुंचाया भी है। बहुत कमाल के व्यक्ति हैं और बहुत सरल सादा इंसान है, बहुत
सम्मान करते हैं मेरा। क्या बात है बहुत मैम। प्यारे व्यक्ति। नहीं वाकई काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, और मैं भी जैसे मनोज वाजपेयी जी की एक्टिंग लगती है मुझे, उनमें भी वही नज़र आते हैं। हाँ। योगेश जी में काफ़ी बिल्कुल। अच्छा कर रहे नहीं हैं वो बहुत भी। दूर तक जाएंगे वो निश्चित बिल्कुल तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। वो और ये अंबाई की जोड़ी अच्छी थी दोनों की। जी, जी। और दोनों काफ़ी अच्छे हाँ। उस पे है। अच्छा मैम, ये तो रहा आपकी मूवीज़ का अनुभव, माँ का अनुभव भी हमने आपसे जान लिया। आपने ये जो दूरदर्शन की उसमें जो काम किया है आपने, आकाशवाणी में, ये सब इन जगहों पे, इसमें कितने साल आपने काम किया? वहाँ पे आपकी क्या अचीवमेंट रही हैं कुछ? आकाशवाणी जब मुझे 99 में शायद शुरू हुआ था, तभी से थी, मैं अभी तक हूँ पैनल जी में। जी जी आकाशवाणी हिसार किया, फिर बीच में मैं आकाशवाणी दिल्ली के विदेश प्रसारण प्रभाग में रही, जी 2-3 साल वहाँ किया, और उसके बाद फिर से हिसार में किया मैंने। और आकाशवाणी का तो क्या है ना, नशा है असल में। एक वैसे तो सरकारी संस्थान है, उसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस रहती हैं बोलने की, और टिपिकल अंदाज में कि ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। क्या बात है मैम, क्या बात है मैम। तो वो एक टिपिकल अंदाज रहता है उससे। मैम इसी अंदाज में कुछ आप हमारे रॉयल पोएट्री वर्ड्स जो हमारा मंच है, या हमारा ये उन्स का टॉक शो है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बोलती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में हमारे साथ जुबैर जी जुड़े हुए हैं, जो कि रॉयल पोएट्री क्लब से हैं, और साथ में बैठे हैं जयंत जी। बहुत ही कमाल का कार्यक्रम है दोस्तों। यहाँ पर आप रूबरू होते हैं एक से एक बेहतरीन व्यक्तित्वों और शख्सियतों से, लाजवाब कलमकारों से, फनकारों से, और सुनते हैं बाकमाल गज़लें। तो सुनते रहिए ये कार्यक्रम। रॉयल पोएट्री वर्ड्स को रॉयल पोएट्री वर्ड जो है वो एक ऐसा मंच है दोस्तों, जहाँ पर नवोदितों को अच्छा खासा पहचान मिलती है, बहुत दूर दूर तक उनकी उड़ान होती है। जी हाँ, अगर आपको कहीं मंच नहीं मिल रहा, आपकी कहीं पहचान नहीं हो पा रही, रॉयल पोएट्री वर्ड जो है आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, इस्तकबाल करता है। आइए, आपके पास अगर शब्द हैं तो हम आपको मंच देंगे। अरे क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत खूब मैम, बहुत बहुत प्यारा। अब हमें कहीं और से परमिशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा प्रमोशन हो गया। ये वीडियो जो है बार बार जो है पोस्ट की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये बार बार पोस्ट की जाएगी। अच्छा मैम, मतलब ये रहा आपका शुरू से कि आपने जो भी काम किया उसके प्रति आपने मोहब्बत दिखाई है, इश्क रहा है हर उस काम के प्रति, एक जुनून रहा है आपके अंदर। वैसे मोहब्बत के प्रति जो है, मोहब्बत को किस नज़रिए से आप देखती हैं? मोहब्बत को लेकर आप कुछ कहना चाहें? ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मेरे ख्याल से इश्क जो है ना, इबादत है। जब कभी ईश्वर से साक्षात्कार करवाना होता है ना सृष्टि को, तब वो आपको इश्क करवाता है। जब तक इश्क नहीं होगा तब तक टूटन नहीं होगी, तब तक बिखराव नहीं होगा। जब आप टूटेंगे, बिखरेंगे, तब आप ईश्वर को याद करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये उस यात्रा का नाम है इश्क असल में, जिसे हम समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग टूट करके, बिखर करके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि ये उनके जागरण का समय है। बिल्कुल, बेशक। ये पुनरुत्थान का समय है, ये दोबारा उठने का और बनने का समय है। तो जो आजकल के युवा इश्क के नाम पर टूट करके आत्महत्याएं कर रहे हैं, और वो इश्क को जान ही नहीं पाए हैं। बिल्कुल, इश्क तो सीधे उससे जुड़ना है। बेशक। एक माध्यम है वो प्रेमी, वो आशिक जो है सिर्फ माध्यम है, जाना उसके पार है। बेशक। जब और वहां पहुंच करके तो उसकी भी जरूरत ही नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इश्क को जिए, अनुभूत करें, और इश्क में इतनी ताकत है कि वो आपसे, आपके व्यक्तित्व को बदल करके रख देता है। आपको क्या से क्या, शायर भी इश्क में बनते हैं, है ना, कलाकार जितने हैं वो इश्क में है। बिना इश्क किए आप कला की नब्ज को नहीं समझ सकते। जरूरी है इश्क करना, बिल्कुल, लेकिन उसमें अपने आप को पहचानना और उसको जानना, टूटना नहीं है। टूटना और बिखरना जो है ना, फिर वो इश्क को बदनाम कर देता है कहीं ना कहीं। क्या खूब कहा मैम आपने। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं और क्या पूछूं, मैं हो गया आपके इस जवाब को सुन के। अच्छा मैम, एक चीज़ देखा जाए कि पहले का इश्क था, उनकी कहानी आज तक फेमस है, लैला मजनू की कहानी हो या मिर्ज़ा साहिबा की हो, है ना, तो वो एक इश्क था। मतलब पहले के लोग इश्क करते थे, आपके ज़माने में भी लोगों ने इश्क किया है, और हमने भी जो देखा है जहाँ तक, तो लोग वो इश्क था कि एक दूसरे के लिए ही मर मिटना, एक दूसरे को से अगर नहीं मिल पाए तो बस फना कर दिया। मैं ये कहूँगी जुबैर कि अगर मिल गया तो वो इश्क है ही नहीं। वो इश्क है ही नहीं, ये सच्चाई है। इश्क वही है जो नहीं मिला, जो नहीं मिला। जी बिल्कुल।
अप्राप्य के प्रति जो आकांक्षा है ना, असल में वो इश्क है। प्राप्त हो जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। और आजकल का मैम जो ये यूथ जो करता है, मतलब जिसको वो प्यार का नाम देता है, तो फॉर एग्जांपल किसी लड़की से मोहब्बत हुई, उससे बातचीत हुई, घूमने फिरे, महीना 2 महीना साथ रहे, उसके बाद अगर उससे लड़ाई हो गई, उसको चिढ़ाने के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड बना दी, तो क्या ये कोई प्यार है या कोई इश्क है? ये आकर्षण है, सिर्फ आकर्षण में और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। गलती यही है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, विपरीत के प्रति आकर्षण को प्रेम समझ बैठते हैं। उसे लगता है कि यही मेरी दुनिया, फिर थोड़े दिनों बाद वो दुनिया बदल लेते हैं अपनी, है ना, दूसरे के प्रति आकर्षण। क्योंकि आकर्षण की भी एक सीमा होती है ना, आप जो जो नजदीक जाएंगे आकर्षण खत्म होता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आकर्षण बनाए रखना है तो दूरी भी जरूरी है ना। लेकिन वो यही गलती करते हैं और आए दिन जो है इस तरह से बदलते। वो प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पर जो है खिलवाड़ हो रहा है कि हर एक धोखा मुझको ये समझाता है, हर एक धोखा मुझको ये समझाता है, तू कितनी जल्दी बातों में आता है। और बाजारों में ढूंढ रहा रिश्ते नाते, बाजारों में ढूंढ रहा रिश्ते नाते, बाजारों का अक्स सदा भरमाता है। क्या बात है। तो ये जो है भरमा रहे हैं अपने आप में। अच्छा मैम, एक चीज हो रहा है कि पहले क्या होता था, खत का ज़माना था, ठीक है, तो मिलना तो बड़ा इम्पॉसिबल सी बात होती थी, और गलती से किसी को पता भी लग गया तो खत में ही जो है मार पिटाई घर में हो जाता बच्चे को। वो एक तो उस वक्त का वो इश्क था, वो मोहब्बत थी, वो चलता था, तो उसमें क्या था कि प्यार बरकरार रहता था। हाँ। कि उससे मिले नहीं और एक ही लड़की से इश्क हो गया। आजकल के वक्त में क्या होता है कि फ़ोन के ज़रिए ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि आज बात हुई, कल को साथ में घूमने चल दी है, फिर पता चला कि फिजिकल रिलेशन हो गए, 10 दिन बाद पता चला कि उसके ऊपर केस किया जा रहा है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे बातों मिलेगी। वो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये प्यार है, हवस है, ये क्या चीज़ है? नहीं, ये सब प्यार नहीं है। और मैंने कहा ना कि इश्क इबादत है। अगर इबादत है तो आप किसी उस व्यक्ति को ईश्वर की तरह मानने लग जाएंगे। इसीलिए तो पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि आप उससे प्रेम कर रहे हैं तो आपके लिए वो ईश्वर हो जाता है। तो जिसको आप ईश्वर के रूप में देख रहे थे उसे बदनाम कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आप प्रेम नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ धोखे में थे, छलावे में थे। मतलब मैंने भी धोखा ही खाया है। मतलब 5 साल तक हमारा भी जो है मतलब इश्क नहीं रहा। जी। तो ऐसा ही मुझे लगता है। खैर, ये बातें मैं मतलब आजकल के यूथ को जो है आप क्या नसीहत करना चाहेंगे इश्क को लेके, या जैसे कि वो पढ़ाई लिखाई में भी पीछे हट रहे हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको कुछ नसीहत करना चाहें आप, मोबाइल से दूर रहने की या किसी चीज़ की? एक तो ना, रिश्तों को गंभीरता से लेना हमने ख़त्म कर दिया है। रिश्तों की गंभीरता नहीं समझ रहे, उनका नाजुकपन नहीं समझ रहे, उनकी संवेदना नहीं समझ रहे, संवेदनाएं ख़त्म हो रही हैं। आज हमारे सामने अगर कहीं कोई वारदात कुछ भी हो जाती है तो हम मुंह फेर करके चल देते हैं। तो मोबाइलीय दुनिया में हम असल ज़िंदगी से कट रहे हैं। असल में हम सोशल मीडिया पे तो इतने सारे दोस्त बनाए घूमते हैं, लेकिन असल जिंदगी के दोस्तों की हमें परवाह भी नहीं होती। तो ज़रूरी है कि ज़मीन पर पांव रहें, अपने आसपास के परिवेश को जानें, मोबाइलीय दुनिया से बाहर आएं, हकीकी दुनिया में जिएं। वो सिर्फ आभासी दुनिया है जी। उससे जो है ठीक है, आपके वहाँ आप दूर दूर तक अपनी बात रख पाते हैं, उसका सबसे अच्छा पहलू ये है। लेकिन पड़ोसी पर भी नज़र रखिए कि वो आपसे क्या चाह रहा है, उसके साथ भी बैठकें हों, गुफ्तगू हों, बातचीत हों, तो आपको अपने जिंदा होने का एहसास बचा रहेगा। नहीं तो आप न जाने क्या। और ये भी कमाल हो गया है कि ये आभासी दुनिया ने, हर समय हम देखते हैं कि सब खुश हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत अमीर हैं, सब लग्जरीज हैं, तो एक अतृप्ति, एक अजीब सी वो पैदा हो रही है सब में ना। हर कोई नाखुश हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि वो फोटो डालनी है तो फिर वो क्या करते हैं कि होटल में जाके फोटो खींच के डालेंगे। वो अपनी असलियत को स्वीकारने से डर रहे हैं। बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान मैं कई बार सोचती हूँ कि ये जो गरीब तबका है, बिल्कुल मजदूर जो तबका है, वो भी बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। तो वो मतलब वो किसी काम से नहीं रहे। आज वो वायरल हो गए, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन वो आकांक्षा जो भीतर पैदा हो गई कि भाई मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, तो आप जो है ना उस काम के भी नहीं रहते जिस काम से आप जुड़े हैं। अपने काम के प्रति वैराग्य पैदा हो रहा है लोगों। बिल्कुल। तो ये कुछ खतरनाक परिणाम है जो आगे चल के बहुत भयंकर रूप ले सकते हैं। अच्छा मैम, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है माशाल्लाह, काफ़ी जो है आपको अनुभव है। मैंने भी मतलब इस बारे में घर पे भी अपने बात की थी,
और मैंने उन्हें कहा था कि ऐसा भविष्य में होगा, तब उसका इतना चलन नहीं था, व्हाट्सएप का चलन। फिर इसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस आया, आजकल फोटो। आजकल देखा जाए ना कि रिश्तेदारियों में या पड़ोसियों में अगर सबसे ज़्यादा आपस में कोई लड़ाई होती है वो स्टेटस को देख के ज़्यादा होती है। हर इंसान को ये लगता है कि उसने स्टेटस लगाया है तो वो मेरी वजह से लगाया होगा। एक तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपके मन में कुछ विचार है, ज़रूरी नहीं आप उसको स्टेटस में लगाओ। फिर भी कुछ लोग उस स्टेटस लगा देते हैं, दूसरा ये सोचता है कि यार इसने मेरे लिए लगाया है, तो वो जो स्टेटस है, स्टेटस का जो ये कोल्ड वॉर चल रहा है, इसे कोल्ड वॉर कह सकते हैं, ये चल रहा है। तो नहीं, हम भड़ास निकाल भी रहे हैं शायद से ना, स्टेटस के माध्यम से निकाल रहे हैं, काफी लोग निकाल रहे हैं। हमें बचना चाहिए। हम उतने में कोई सार्थक संदेश वैसा दे दें कि जो बात लोगों तक पहुंचे। हम अपनी कविताएं कह दें, हम अपनी गजलें कह दें, अपने आयोजनों की बात करें, कुछ भी करें। दिखावे की जो प्रवृत्ति और चलन चल पड़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये बहुत खतरनाक है। हर समय मुझे दिखना है, हर समय मेरे लाइक कमेंट्स की बाढ़ होनी चाहिए। आपने फोटो पोस्ट कर दी, उसके बाद ये देखना कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, कम क्यों आए, इसी से ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे अनफॉलो करके चला गया, मुझे अनफॉलो। हम जो 2 ही मित्र पूरी जिंदगी बिता देते थे इकट्ठे, किसी और की दरकार ही नहीं रहती थी, आज हजारों लोग होते हुए हम नाखुश हैं। तो ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक हो रही है। दिखना है, अच्छा मॉल में गए हैं तो भाई आप मॉल में गए हैं, आप फिल्म देखने गए हैं, आप फिल्म को एंजॉय कीजिए ना। नहीं, लेकिन लोगों को कैसे दिखेगी? खाने की भी फोटो डाल क्योंकि दिखाना है, जलाना मकसद है। बात ये नहीं कि हम कितने खुश हो ना खुश हो। तो ये प्रवृत्ति ये बड़ा मतलब गलत जा रहा है, इससे जो है। और एक ये और मैंने संवेदना की चीज देखी कि जैसे कि अब हम मौतों के प्रति भी थोड़े से वो हो गए हैं। या तो हमारे आसपास डेथ होती थी, 15 दिन तक मतलब रहता था, महीने भर टीवी नहीं चलेगा घर में। अब चूंकि मोबाइल है तो वो हम तुरंत उस घटना से उबर के बाहर आ लेते हैं, उस दर्द से तुरंत वो हो जाते हैं। अभी ये अच्छा है बुरा है मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन एक व्यक्ति का जाना इतना सस्ता तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब मैम ये है कि सोशल मीडिया के चक्कर में और व्हाट्सएप स्टेटस के चक्कर में हम इतने पागल हो गए कि प्यार और मोहब्बत रहा ही नहीं है। मैम आपके अकॉर्डिंग अगर मोहब्बत को आप 2 लाइनों में या 4 लाइनों में शेर के जरिए व्यक्त करना चाहें तो आप कैसे कहेंगे उसको, किस नज़रिए से? मतलब जी वो मैंने कहा था ना कि दूरी बहुत ज़रूरी है तो उसी पर है कि आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे। आज तुझसे बिछड़ के देखेंगे, अपनी तकदीर पढ़ के देखेंगे। और लोग कहते हैं तू नगीना है, लोग कहते हैं तू नगीना है, हम अंगूठी में जड़ के देखेंगे। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत और जो मैंने कहा कि अपने बलबूते काम करना है कि आसमानों की सैर होती क्या, आसमानों की सैर होती क्या, अपने पंखों से उड़ के देखेंगे। और ये ज़मीं गोल है सुना अक्सर, चांद के रथ पे चढ़ के देखेंगे। क्या बात है, क्या तो वही है कि इश्क जो है कि जब भी होता है, जहाँ होता है इश्क, इबादत का बयां होता है। मैंने पहले भी कहा था, तो ये इबादत है मेरे लिए, इश्क इबादत है, इश्क पूजा है। हाँ होता है कि आप पर एक व्यक्ति की खुमारी छाती है, आप बिल्कुल उसी के तिलिस्म में घिर जाते हैं और फिर उसके बाद व्यक्ति नजरें चुराए और उपेक्षित करे, बहुत टूटन होती है, बहुत बिखराव होता है। लेकिन समझ जाइए कि ये जो टूटन का दौर है ना, यही आपके बनने का, कुछ नया बनना है। इस टूटन से कुछ नया बनेगा। अब आपके नव निर्माण का समय है। अगर आप ये समझ गए तो आप एक इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे कि आप खुद पर यकीन, हैरत में रह जाएंगे देख करके। तो टूटे नहीं, बस ये गुजारिश है। बहुत लोग मैंने बर्बाद होते देखे हैं इसमें। चलिए मैं उससे बच गया, हुआ मैं भी बर्बाद हुए लेकिन उतने नहीं, बच गए, हमें अच्छे साथी मिल गए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का और अच्छे घर मतलब लोगों का जो है होना ज़रूरी है। मेरी फैमिली ने भी माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया, दोस्तों ने भी, और आज भी कर रहे हैं काफ़ी हद तक सपोर्ट। अच्छा मैं एक चीज़ मैंने देखी है, जैसे कि अभी आपसे ये सब बातचीत हमारी हो गई है फिल्म के रिगार्डिंग भी, इस रिगार्डिंग भी एक चीज़ है कि आजकल के जो नए लेखक हैं, जो खुद को सो कॉल्ड लेखक कहते हैं, और वो क्या करते हैं कि पुराने जो हमारे लेखक हुए, जो शायर हुए बड़े बड़े, उनकी बुक्स में से जो है मिसरे निकाल लिए। पहले एक चलन था कि चलो अपनी गजल में से एक मिसरा दे दिया जाता था। हाँ, फिल्मबदी में करते थे सब जी, कि इसको बांध दीजिए, इस पे बंद कह दीजिए, या इस पे गजल कह दीजिए। वो एक दौर था, वो चलता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अपनी एक अना में रहता है। वो सोचता है कि मुझसे बड़ा शायर कोई है ही नहीं। तो लेकिन वो क्या करते हैं कि दूसरों के शेर को जो है बड़े शायर के शेर को जो है उठा लिया, और उसमें जो है ऊपर नीचे मिसरे कर दिए और आके पेश कर दिया। लाइक हमारे ओपन माइक्स में भी बहुत लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बड़े बड़े मुशायरे करा रहे हैं वो भी उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में, ये ऐसे चोरों के बारे में आपका क्या कहना है?
हाँ, ये ना मैं जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे ना, तो इससे अभी एक आंधी सी आई हुई है जी कि मतलब लोकप्रिय होना है, किस तरह होना है। अब जो है या तो एक्टिंग कर करके हो रहे हैं, क्लिपिंग्स बना बना करके, लेकिन उन्हें भी ये नहीं मालूम कि एक्टिंग एक साधना है, एक तपस्या है, एक त्याग है, उसमें पूरी जिंदगी वो मतलब आपको पूरा सीखना पड़ता है। पर चलिए खैर, वो करते हैं और उसमें गुम हो जाते हैं कहीं ना कहीं। या फिर ये आजकल है कि गज़लें कह करके या कविताएं इधर उधर से उठाई और पढ़ दी, लेकिन वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाते ऐसे लोग ना, क्योंकि जब तक आप उस दर्द को जिएंगे नहीं जिसे आप अपनी जबान से कह रहे हैं, वो सच्चा लगेगा ही नहीं। बिल्कुल, बात सच्ची होनी जरूरी है, और वो सच्ची तब होती है जब भीतर से तप के निकलती है। वो दर्द आपकी आंखों से, आपकी बातों से छलकता है। तो इस तरह से चुरा करके आप एक दो जगह हो सकता है नाम कमा जाएं, लेकिन आप खुद से भी बचते घूमेंगे, खुद से नजरें चुराएंगे, क्योंकि भीतर वो आत्मविश्वास आ ही नहीं सकता जो खुद के लेखन से आता है। बल्कि आप ये देखिए, अच्छे जितने भी कलमकार हैं, वो तो अपनी रचना को लेकर इतने संदेह में रहते हैं कि कहीं किसी से कोई पंक्ति ना जुड़ जाए, वो सिरे से खारिज कर देते हैं अगर ऐसा होता है। तो उस तरह के काम मत कीजिए कि आप खुद से नजरें बचाते घूमें, खुद से बचते हुए घूमे। क्योंकि मैम देखिए, एक एक शेर को लिखने में कई बार महीनों भी लग जाते हैं जी। 2 मिसरे या 4 मिसरे जो हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते। कई बार एक गजल जो है एक दिन में हो जाएगी, एक रात में हो जाएगी, कई बार जो है गजल को जो है महीना लग जाएगा जी। ये तो आमद होती है। बिल्कुल। और ये आमद हर रोज नहीं हुआ करती है कि आप रोज बैठे ये समय फिक्स है कि मैं गजलें कहूंगा, नहीं होता ऐसा। बिल्कुल, उसकी कृपा होती है तब होता है। बेशक। और वो जो आप सुनाएंगे ना, आप पढ़िए, बिल्कुल जरूरी है कि आप खूब पढ़ें, आप गजलें खूब पढ़ें, आप कविताएं पढ़ें, आप लेख पढ़ें, आप सब कुछ पढ़ें, बोल बोल करके पढ़ें। वो आपके भीतर वो रिदम रच बस जाएगी, फिर आपके भीतर से अपने जज़्बात निकलेंगे और फिर सुनाइए आप पूरे आत्मविश्वास। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो दूसरों की शायरी चुराते हैं? कुछ उनको स्पेशल संदेश दीजिए। मत कीजिए, यही कहूंगी, बिल्कुल मत कीजिए प्लीज, क्योंकि किसी भी कलमकार के लिए ना उसका बच्चा भी उसकी रचना होती है, उसकी दौलत भी उसकी रचना होती है। वो मत चुराइए, आप दौलत ले जाइए, कविता मत चुराइए। बिल्कुल। आपसे गुजारिश है, अपना लिखिए, टेढ़ा मेढ़ा लिखिए, गलत लिखिए। रॉयल पोइट्री वर्ल्ड जैसे ग्रुप हैं जो आपको साथ देने को तैयार हैं, जो आपको बुलाने को, मंच देने को तैयार हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत सी काव्य गोष्ठियां होती हैं, लेकिन अपना लिखिए। आप आज गलत लिखेंगे, लेकिन एक दिन करते करते आप अच्छा भी कहेंगे, बढ़िया कहेंगे, और तब जो आपका आत्मसम्मान दिखेगा और जो आपकी शख्सियत आएगी सामने, वो अलग ही होगी। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, माशाल्लाह आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए और हमारे पास भी जानने के लिए, लेकिन हमारे पास भी वक्त की कमी है। तो मैम इस बात को जो है इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे, दोबारा आपसे जो है इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आखिरी में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप भाई बहन के नज़रिए को, मतलब भाई बहन के रिश्ते को जो है वो किस नज़रिए से देखती हैं, या भाई बहन के रिश्ते के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी अनमोल रिश्ता होता है भाई बहन का रिश्ता। जी मतलब इसमें ना कई सारे रिश्ते होते हैं भाई बहन के रिश्ते में, सिर्फ भाई बहन का नहीं होता है। इसमें ना पिता सा दुलार भी होता है भाई की तरफ से, बहन की तरफ से माँ सा दुलार होता है, फिर वो दोस्त भी हो जाया करते हैं। फिर जब वो एक दूसरे की गलतियाँ छुपाते हैं, माँ बाप को नहीं बताते, तो सबसे प्रगाढ़ दोस्त हो जाते हैं। और मेरा मतलब हम 5 भाई बहन हैं, और सबसे बड़े भैया से तो थोड़ी, सारे थिएटर आर्टिस्ट 5 बहन भाई होते हैं, हम भी तो सबसे बड़े भैया तो उम्र में बड़े हैं, तो उनसे थोड़ी एक निश्चित दूरी रही। उसके बाद दीदी हैं दोनों, वो बड़ी हैं। फिर हम 2 छोटे भाई बहन थे, और जो भाई थे मेरे, वो मुझसे 7 साल बड़े थे। तो हम दोनों जो थे ना, मैं सच कहूँ तो मुझे कलम थमाने का काम उन्होंने किया, सदोष खेसारी भाई। और वो डैडी के जाने के बाद उन्होंने जिस तरह से सहेजा पूरे लिटरेचर को और उस साहित्यिक परंपरा को, डैडी के लिए आयोजन भी किए, तो वो मुझ में कहीं ना कहीं संस्कारित होती रही चीज़ें। घर में गोष्ठियों का चलन कायम रहा, उनकी वजह से बहुत चीज़ें चलती रही। अब तो वो कमरा बड़ा खामोश सा है, क्योंकि अब भाई भी नहीं रहे, उनका देहावसान हो गया। और उनके जाने के बाद जो मेरी मनस्थिति हुई, मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। और तब मुझे समझ आया कि कितने सारे रिश्ते थे एक भाई के साथ, कि अब तेरी कॉल भी नहीं, मेरा नंबर वही है भाई, मगर अब तेरी कॉल क्यों नहीं आती। तो उन दिनों मेरी इतनी दुखद स्थिति रही, और मुझे लगा था कि नहीं, मुझे नहीं खड़े होना, अब मुझे नहीं करना कुछ भी। या कभी मैं डांटने लग जाती थी चिल्ला चिल्ला के उसको,
लेकिन फिर धीरे धीरे सहेजा और लगा कि पता नहीं क्यों मुझ पर छोड़ गए दोनों जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में किसी और को लिटरेचर का शौक नहीं है। हम दोनों बहन भाइयों को था या डैडी को, तो अब पता नहीं कैसे कैसे पूरे होंगी सब चीज़ें। बहुत कुछ उनका भी अधूरा है, बहुत कुछ डैडी का भी अधूरा भी करना है, वो आप पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हमें यकीन है कि आप कर पाएंगे। मैम, आपके लेखन में से कोई एक शेर हो जाए, एक दो शेर। जी। फिर दोस्ती की बात को लेकर गज़ल कही, रिश्तों की एक ज़ात को लेकर गज़ल कही, मिलते रहे हैं धोखे हमें तो हयात से, बस इसलिए हयात को लेकर गज़ल कही। और एक अभी ही की थी, बहुत हल्की हल्की बातें, चूंकि ज़्यादा समझ आती हैं बच्चों को, तो बहुत हल्के अंदाज में छोटी बहर की है कि ये कैसी खुदगर्जी है, ये कैसी खुदगर्जी है, हर पल तेरी मर्जी है, दुनिया की बातें मत सुन, दुनिया की बातें मत सुन, सारी दुनिया फर्जी है, और सच्चा है तो इश्क फकत, सच्चा है तो इश्क फकत, बाकी सब कुछ फर्जी है, और तू ही मुझको तुरपेगा, तू ही मेरा दर्जी है। क्या बात है। हम मेरी जिद को हुक्म न मान, मेरी जिद को हुक्म न मान, ये तो मेरी अर्जी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब मैम। और मैम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्पना सुहासिनी मैम कि आप हमारे जो है इस टॉक शो में आई और हमारे स्टूडियो में जो है आपने 4 चांद लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत कुछ आपसे जो है सीखने को मिला, और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी आपसे जो है बातचीत होती रहेगी, ताकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, जिनसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। और हमारे आज के इस टॉक शो में आपको क्या क्या पसंद आया है, कौन सी लाइन, कौन से शेर, इनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी है, वो आप हमें ज़रूर बताइए। और इनसे क्या क्या पूछना चाहिए था वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम जब दोबारा इनको बुलाएंगे, हम दोबारा इनसे वो सवाल करेंगे। और आपको कौन सा पार्ट जो है आज के पॉडकास्ट का, आज के शो का अच्छा लगा है, वो भी हमें कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए। उसमें आपको जो है रिप्लाई भी ज़रूर मिलेगा आपको। और हमारे अंदर और क्या कमियां हैं इस शो में जो है, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, वो भी आप सभी लोग जो है हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगली बार हम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, जो कि उनसे भी हमें सीखने को मिलेगा। तब तक जो है आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।